हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ रखे हैं जो कि हमारे PYQs थे, हमने कंप्लीट करने हैं। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं हम लोग के, तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है टू ट्रेन्स A and B of length small n and 4L are traveling into a tunnel of length capital L in parallel tracks from opposite directions with velocities 108। अगर वेलोसिटी 108 है तो उसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 108 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 दैट विल बिकम 6 5 30 मीटर्स पर सेकंड। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ वैल्यू मिलेगी हमारे पास 20 मीटर्स पर सेकंड। दो वेलोसिटीज आ गई अलग अलग, 30 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड। और दो ट्रेन हैं और उनकी लेंथ बता रखी है L एंड 4L। और टनल की जो लेंथ बताई है वो हमको बता रखी है कैपिटल L। तो इसका मतलब एक टनल अगर आप ये लेके चल रहे हैं, ये टनल है, इस टनल की लेंथ L है और एक ट्रेन A की लेंथ कितनी है, स्मॉल l। तो इसका मतलब पहले केस में जो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितनी होगी, तो पहले केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी आपके पास में कैपिटल L प्लस स्मॉल l। और अपॉन टाइम वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी ही हैज गिवन 30। और फॉर B कितना आएगा, टाइम टेकन, ये टाइम 1 आ गया, और टाइम 2 कितना होगा, कैपिटल L प्लस 4L। और अपॉन वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर पर सेकंड। तो पहले केस में जो लेंथ दी है वो आपको दी है, लेंथ A के लिए L है और दूसरे के लिए कितनी है, 4L है। और इसके साथ साथ एक चीज मेंशन की हुई है कि कैपिटल L की वैल्यू 60L है, तो यहां कितना आ जाएगा, 61L अपॉन 30, और यहां आ रहा है 64L अपॉन 20। दोनों के टाइमिंग का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, तो दोनों के टाइमिंग का जो डिफरेंस है, ही हैज गिवन टाइम 30 सेकेंड्स लेस। तो इसका मतलब सेकंड वाली जो ट्रेन है वो ज्यादा टाइम ले रही है, फर्स्ट वाली जो ट्रेन है वो कम टाइम ले रही है। और टाइम का डिफरेंस कितना दे रहा है, 64L अपॉन 20 माइनस 61L अपॉन 20 अपॉन माइनस 30 is equal to 35 seconds. You can solve it and find the value of small l. And after finding the value of small l, we can find the value of capital L as per the relation. Let's come to the next question. Question number है हमारा 9। Question 9 पर आते हैं। Question 9 क्या कह रहा है, A passenger sitting in a train A moving at 90 km/h observes another train moving in the opposite direction for 8 seconds. If the velocity of train B is 54 km/h, the length of train B. तो भाई एक बहुत सिंपल सी बात समझिएगा कि दोनों ट्रेन्स का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस हमने कवर्ड निकालना है, वो डिस्टेंस कवर्ड निकालने का तरीका क्या है, दोनों ट्रेन की लेंथ ले लेंगे। अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो क्रॉस करते टाइम पहला केस यह कि एक ट्रेन पूरी निकल गई, फिर दूसरी ट्रेन पूरी निकल गई, तो दोनों ट्रेन की लेंथ लेनी होगी आपको। हम कैसे करेंगे, तो पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए मूविंग एट 90 km/h ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 80 सेकेंड्स। तो इसका मतलब एक ऑब्जर्वर के लिए कितना है, तो फिर एक की ही लेंथ ली जाएगी, दूसरे की लेंथ नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर दोनों ट्रेन्स ली जा रही हैं तो फिर दोनों ट्रेन्स को क्रॉस करने का टाइम है, तब दोनों का लेंथ ऐड होगा। लेकिन एक सिंगल पैसेंजर के लिए सिर्फ दूसरी जो ट्रेन है उसका लेंथ पता लगेगा। तो दूसरी लेंथ के लिए हमारे पास लेंथ कितनी है, पैसेंजर सिटिंग इन ट्रेन ए, तो लेंथ ऑफ बी कितनी होगी, लेंथ ऑफ बी को मान लिया मैंने L ले लिया, तो L डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कितनी है, एक की 90 है और दूसरी की 54, तो 90 प्लस 54 हो गया आपके पास 144। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज जो होंगी वो ऐड होंगी मल्टीप्लाइड बाय 5/18। तो जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 जा 144, 40 मीटर्स पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ गई। तो लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम दिया है 8 सेकेंड, लेंथ इज कमिंग 8 into, तो ये 3, यहां हमारे पास वैल्यू आ गई 320 मीटर्स। वी कैन फाइंड द लेंथ 320 मीटर्स। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, जरा वो बात भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान से समझते हैं। कहता था पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन द फिगर। ठीक है, A lives closer to the school, B lives closer to the school, A takes lesser time to reach the home
एंड ए ट्रेवल्स फास्टर। तो यहाँ आपको जो टाइम, जो आपको ग्राफ दिया है वो कौन सा दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ। तो एक बात समझिएगा कि टाइम ज्यादा किसने लिया, ए ने या बी ने? तो भाई टाइम ज्यादा लिया ए ने, और डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, बी की ज्यादा है। डिस्टेंस बी ने ज्यादा ट्रेवल करी है और टाइम जो है वो ए ने ज्यादा लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए लिव्स क्लोजर, नो। तो फिर ए लिव्स क्लोजर, ए की डिस्टेंस कम है, यस। तो पहला पार्ट ठीक है। बी लिव्स क्लोजर, नहीं भाई ये ठीक नहीं है। उसके बाद ए टेक्स लेसर टाइम, नो, ये भी गलत है। और ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, ये भी गलत है। तो इसका मतलब फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, तो वो कहता है एक ऑप्शन और है ई, बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए। भैया ठीक कह रहे हैं आप, तो इसका मतलब ऑप्शन आएंगे ए एंड ई ओनली। तो हमारे पास पार्ट क्लियर हो गया, ए और ई ओनली। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं। Train A and train B are running on parallel tracks in opposite directions with speed 36 km per hour and 72 km per hour respectively. A person is walking in a train A in the direction opposite to its motion with a speed of 1.8 km per hour with respect to train A. Speed of this person as observed from train B will be close to, कितनी आएगी, टेकन द डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्स एज नेग्लिजिबल। तो कहता है अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तब वेलोसिटी क्या होती है, दोनों को ऐड कर लिया करते हैं। तो अगर ये 72 और 36 थी तो 36 इंटू 5/18 कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 5 10 मीटर्स पर सेकेंड, और 72 के हिसाब से ये आएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये दोनों की वेलोसिटीज आ गई और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन द स्पीड ऑफ द पर्सन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू। तो भाई ट्रेन में जो बंदा जा रहा था वो कैसे जा रहा था, इज वॉकिंग इन द ट्रेन ए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन विद अ स्पीड ऑफ। तो इसका मतलब वो ट्रेन की डायरेक्शन से, तो इसका मतलब जो बी है वो बी की डायरेक्शन में जा रहा है। इसको ऐसे समझिए, ए और बी अपोजिट जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या कहता है, एक बार फिर पढ़ लीजिए, ट्रैक्स पर चल रहे हैं, दोनों अपोजिट जा रहे हैं। अ पर्सन इज वॉकिंग इन द ट्रेन ए, वो चल किस में रहा है, ए में चल रहा है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। तो इसका मतलब उसी की डायरेक्शन से अपोजिट जा रहा है। और उसके बाद क्या बोलता है, पर स्पीड ऑफ द पर्सन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ट्रेन बी विल बी क्लोज टू। तो कितनी आएगी, तो दोनों की जो स्पीड्स हैं उन दोनों का सम लिया तो वो आया 30, और उसमें से जो पर्सन उसी डायरेक्शन में जा रहा था उसकी स्पीड माइनस होगी। आंसर विल बी 28.5 मीटर्स पर सेकेंड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर ऐसा क्यों आया ये भी समझ लो, क्योंकि जो बी है उसी की डायरेक्शन में पर्सन चल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि विद रिस्पेक्ट टू बी उसकी जो स्पीड थी वो कम हो जाएगी। जो हमारे पास 15 आनी चाहिए, जो हमारे पास स्पीड आनी चाहिए थी 10, वो 10 ना आकर के 10 माइनस 1.5 दैट विल बिकम 8.5। 8.5 को 20 में ऐड किया 28.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ, सब ट्रेन वाले क्वेश्चन है भाई। अब आप ये समझ लीजिए, ये सारे PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके। अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स at a speed of 80 km per hour. Another freight train of length 120 meter travels at the speed of 30 km per hour. The ratio of times taken by the passenger train to completely cross the freight train when, number one, they are moving in same direction, they are moving in opposite direction. When they are moving in same direction, उस केस में क्या होगा और अपोजिट में क्या होगा। देखो भाई, अगर आप सेम में जाएंगे तब भी और जब अपोजिट में जाएंगे तब भी, यू हैव टू कवर द लेंथ इक्वल टू सम ऑफ बोथ द लेंथ, दोनों की लेंथ के सम के बराबर। तो इसका मतलब लेंथ है कितनी कितनी, 60 और 120, तो दोनों की लेंथ का सम कितना आ गया, 180। लेंथ तो पूरी कवर करनी पड़ेगी, पर जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वेलोसिटीज का डिफरेंस आएगा 80 माइनस 30 50 इस टू दूसरे केस में 180 डिवाइडेड बाय दोनों की जो अपोजिट डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज ऐड होंगी तो रेशियो आ जाएगा 110। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो निकल के क्या आएंगी, हमारे पास जब रेशियो आएगा 180 कट जाएगा, यहाँ 11:5 का रेशियो आ रहा है। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट टू अस, 11:5। दिस इज द आंसर। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
चलो जी, अब ट्रेन से हम बस पे आ गए. A car is standing 200 meter behind a bus, which is also at rest. The two start moving at the same instant, but with the different to forward accelerations. The bus has an acceleration of 2 meter per second square. Car has an acceleration of 4 meter per second square. The car will catch up with the bus after the time. तो भाई दोनों के एक्सेलरेशंस बता रखे हैं, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होंगे, गलती पकड़ी गई. और जो कार है वो कितना आ रहा है, 200 मीटर बिहाइंड द बस. तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो कितनी है. तो एट द सेम इंस्टेंट बोथ दोनों जो है अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं. तो पहले का डिस्टेंस और दूसरे का डिस्टेंस, तो एक को जो टाइम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है और दूसरे को, तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू टी स्क्वायर. तो पहले केस में टी स्क्वायर और दूसरे केस में आएगा 4t स्क्वायर बाय 2, तो 2t स्क्वायर. और दोनों के जो डिस्टेंसेस हैं उनका डिफरेंस, इट इज कमिंग व्हाट, इनके डिस्टेंस है 200 मीटर, तो 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 200, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस कवर करना है कैच करने के लिए, और बाकी जो उन्होंने कवर किया वो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया. t स्क्वायर इज कमिंग 200 एंड t इज कमिंग 10 रूट 2. आई थिंक आई एम गेटिंग माय आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Let's come to the next question. Question number 15. A goods train accelerating uniformly on a straight railway track approaches an electric pole standing on the side of the track. If engine passes the pole with a velocity u and the guard's room passes with the velocity v, the middle wagon of the train passes the pole with the velocities. तो भाई पहला पार्ट कितने से जा रहा है, दूसरा कितने से जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी v प्लस यू बाय 2. क्योंकि यहाँ पर टाइम टेकन सेम है तो वेलोसिटी एवरेज कितनी ली जाएगी, प्लस v प्लस यू बाय 2. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. इस क्वेश्चन को आप समझ भी गए होंगे कि फ्रंट पार्ट के लिए कितनी वेलोसिटी है और बैक पार्ट के लिए कितनी वेलोसिटी है, तो मिडल पार्ट की वेलोसिटी कितनी होगी. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 150 meter per second. The ratio of velocity after 3 second and 5 second is x plus 1 is to x. तो उसके बाद क्या कहता है, the ratio of x. तो पहली बात समझिए कि हमारे पास बॉल जब थ्रो की गई vertically upwards with the initial velocity, तो इसका मतलब velocity at 3 second कितना आएगा, 150 minus g 10 into 3. It is coming 150 minus 30, that is 120. और v और उसके बाद 5 seconds बाद कितनी आएगी, 150 minus g into 5, तो it's coming what, 100. तो ratio is coming x plus 1 upon x is equal to 120 upon 100. तो सिंप्लीफाई करके आ गया 6 by 5. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5x plus 5 is equal to 6x. 5 is coming x, x की वैल्यू 5 आ गई. कोई आंसर दिख रहा? हाँ जी दिख रहा, आंसर नंबर बी ठीक है. Let's come to the question number 18. A tennis ball is dropped on the floor from a height of 9.8 meter. It rebounds to a height of 5 meter. Ball comes in contact with the floor for 0.2 second. The average acceleration during contact is. तो हमारे से एक्सेलरेशन मांग रहा है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? इसका मतलब एक्सेलरेशन के लिए मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है. अब इस बात को समझिए, कितनी हाइट से गिरा है, 9.8 से, तो इसका मतलब गिरते टाइम वेलोसिटी कितनी होगी. तो गिरते टाइम यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर वेलोसिटी मैंने कितनी ले ली, यहाँ वेलोसिटी v1 ले ली, तो v1 इज इक्वल टू कितना आएगा, हाइट कितनी है 9.8 मीटर, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितनी है 9.8, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9.8 रूट 2. ये v1 की वैल्यू आ गई मेरे पास. ये पहला केस आ गया 9.8 रूट 2. और उसके बाद रिबाउंड करके वेलोसिटी कितनी आ रही, रिबाउंड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स, तो 5 मीटर की हाइट के लिए वेलोसिटी कितनी आएगी, वो केस समझते हैं. 5 मीटर की हाइट के लिए वेलोसिटी कितनी आएगी, और यहाँ वेलोसिटी है कितनी v2, हमने v2 ले ली, तो v2 के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर पहुंच के फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई,
तो 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी 9.8 इंटू हाइट इज 5। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो v2 स्क्वायर आ रहा है 4.9, 9.8 इंटू 549 इंटू 2 98, 98 का स्क्वायर रूट आएगा 7√2, तो v2 आ गया मेरे पास 7√2। लेकिन यहां पर एक बात हमको समझनी पड़ेगी, और वो क्या है कि फॉल करके जब रिबाउंड किया तो इसका मतलब वैल्यू क्या मांग रहा है हमसे, वो बोलता है द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट इज, तो ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी। तो अगर ये वेलोसिटी 9.8√2 है तो ये कितनी होगी, ये -7√2 होगी, डायरेक्शन बदल गई। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी, 9.8 माइनस माइनस, तो 9.8 प्लस 7 कितना आएगा, 16.8√2, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा उसको, 0.2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 16.8√2 अपॉन टाइम है 0.2, इट इज कमिंग 84√2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू कैन गेट द आंसर इन द राउंड फिगर, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। A ball is released from a height h. If t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relationship between t1 and t2। तो बोलता है बॉल रिलीज की गई है हाइट h से, और t1 and t2 फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के आपके टाइम है। तो एक काम करते हैं, टोटल टाइम में से फर्स्ट हाफ को माइनस कर देंगे, सेकंड हाफ का टाइम मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट हाफ के लिए आपने क्या लिया, h/2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो g कितना है 10/2 5, तो इसका मतलब h/10 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर, तो t1 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ h/10। और उसके बाद दूसरा केस कितना है, टोटल टाइम कितना निकाल लूंगा, टोटल है h इज इक्वल टू 0 प्लस g/2 इंटू टी स्क्वायर, तो टोटल टाइम से 5, तो h/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t कितना आ गया मेरे पास, रूट h/5। अब दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, t2 कितना आएगा, t माइनस t1, तो t माइनस t1 कितना आ गया, रूट h/5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h/10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रूट h/10 कॉमन आ जाएगा, और मेरे पास वैल्यू मिलेगी कितनी, √2 - 1। नाउ आई कैन कैलकुलेट द रेशियो, तो t2 आ रहा है मेरे पास ये वैल्यू, और t1 आ रहा है रूट h/10, तो रेशियो कितना आ गया, t2 इज इक्वल टू √2 - 1 टाइम्स t1। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। A juggler throws ball vertically upwards with the same initial velocity in air with some initial velocity in air. When the first ball reaches its highest point, he throws the next ball. Assuming that juggler throws n balls per second. कितनी balls फेंक रहा है भाई? n balls. तो इसका मतलब क्या है, द मैक्सिमम हाइट द बॉल्स कैन रीच इज, तो इसका मतलब क्या है, जगलर फेंके चले जा रहा है, लेकिन वो कब फेंकता है, व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट। तो इसका मतलब एक हवा में थी, एक हाथ में आ रही थी, फिर उसने फेंकी। तो इसका मतलब आप ये मान के चलें कि जो हाइट आपको दी हुई है उस हाइट तक जाने के लिए हम इसको कैसे कैलकुलेशन में लेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। बोलता जगलर थ्रोज वर्टिकली अपवर्ड्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स हाईएस्ट पोजीशन। तो इसका मतलब हाईएस्ट पोजीशन के लिए आपके पास हाइट कितनी आ गई, h आ गई। उसने फेंका कितने से, u से, और यहां पहुंच के फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है, 0। अब हम इसको थ्रो कैसे करेंगे, जरा वो समझिए। n बॉल्स पर सेकेंड, तो इसका मतलब n बॉल्स पर सेकंड का मतलब n बॉल्स के लिए जो टाइम है वो 1 सेकंड है, तो 1 बॉल के लिए कितना होगा,
1/n सेकेंड। n बॉल्स के लिए अगर आपके पास टाइम है 1 सेकेंड, तो 1 बॉल के लिए कितना होगा 1/n सेकेंड। टाइम हमने कितना कर दिया 1/n सेकेंड। अब एक बॉल के लिए 1/n सेकेंड, तो कब फेंका उसने, जब दूसरी ऊपर पहुंच चुकी है। तो एक बॉल को ऊपर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो बोलता है ही थ्रोज n बॉल्स, n बॉल्स फेंके चले जा रहा है, तो n बॉल्स पर सेकेंड के लिए, एक बॉल के लिए 1/n, तो 2 बॉल्स के लिए कितना होगा, क्योंकि 2 बॉल्स का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, तो कहता है 2/n सेकेंड्स। अब आपको टाइम मिल गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, द मैक्सिमम हाइट रीच। तो मैक्सिमम हाइट रीच के लिए हम क्या लेकर के चलेंगे, हमारे पास जो फार्मूला होगा, फार्मूला के लिए टाइम आपको पता है, और टाइम पता है, और ऊपर पहुंच के फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0 इज इक्वल टू हमारे पास में हाइट हमारे को नहीं पता, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड वो हमको कैलकुलेट करनी है, और रिटार्डेशन हमको पता है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता। लेट्स कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल माइनस gt, तो g इंटू टी, तो t कितना आ रहा है, u कितना आ रहा है g इंटू टी, तो u इज कमिंग g इंटू हमारे पास कितनी बॉल फेंकी, फिर एक बार समझ लीजिए n बॉल फेंकी है पर सेकेंड, और एक बॉल को, तो इसका मतलब एक बॉल हवा में है, एक हाथ में है, और एक फिर दोबारा वापस आएगी हाथ के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब बॉल को ऊपर को फेंका और ऊपर पहुंच के फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है उसकी 0, तो टाइम कितना आ रहा है, एक बॉल हवा में, एक इधर हाथ में और एक इधर, तो इसका मतलब 2 बॉल्स आपके पास में, 2 बॉल्स का सर्कुलेशन है। तो एक बॉल के लिए टाइम कितना मिलेगा मेरे को, तो मैंने टाइम ले लिया कितना, टी की जगह पर टाइम लिया 2/n। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, तो फार्मूला क्या लगेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, तो v स्क्वायर 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 2gn/n का स्क्वायर माइनस 2g इंटू h। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे n का स्क्वायर भी आएगा, योर आंसर विल बी d, g/2n स्क्वायर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन की सीरीज थी, 20 क्वेश्चन तक की सीरीज थी, दैट इज बीन कंप्लीटेड, और वो कंप्लीट हो गई है आपकी सीरीज ये क्वेश्चंस की। थैंक यू।